तो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके ऑल यूजी कोर्सेज के थर्ड सेमेस्टर की भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 5 के क्या पार्ट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 5 का क्या पार्ट भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, भारत जैसे सैकड़ों भाषाएं, सैकड़ों संस्कृतियां और अनगिनत धर्म वाले देश में जो विविधता है, यही हमारी ताकत थी। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब इस विविधता को हथियार बना दिया गया सत्ता के लिए और राजनीति के लिए। तो स्टूडेंट, चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा लक्ष्य था राष्ट्रीय एकता। तो स्टूडेंट, भारत का स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि एकता बनाए रखने की चुनौती के खिलाफ भी था। तो लेकिन औपनिवेशिक शासन की नीतियां और सामाजिक परिस्थितियों ने सांप्रदायिकता को जन्म दिया। तो स्टूडेंट, औपनिवेशिक नीति और सामाजिक असमानताओं ने जन्म दिया सांप्रदायिकता को। तो जब धर्म राजनीति का औजार बन जाए और यही बीज आगे चलकर भारत के विभाजन तक पहुंच गए, तो उसको ही हमने सांप्रदायिकता का नाम दिया। तो सांप्रदायिकता की परिभाषा में हम देख सकते हैं, सांप्रदायिकता है जब धर्म को राजनीतिक पहचान और सत्ता प्राप्ति का औजार बना लिया जाए, तो उसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है धीरे धीरे इतनी गहरी हुई कि अंततः भारत का विभाजन 1947 में हो गया। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सांप्रदायिकता के कारण। तो अब हम बात कर लेते हैं उन कारणों के बारे में सांप्रदायिकता के, जिन कारणों से सांप्रदायिकता बढ़ी। तो स्टूडेंट, सांप्रदायिकता किसी एक दिन की उपज नहीं थी, इसके पीछे थी हमारी कई गहरे जड़ें, जैसे कि औपनिवेशिक, सामाजिक और धार्मिक। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो आती है औपनिवेशिक नीतियां आती है। औपनिवेशिक नीतियां में हम देखते हैं ब्रिटिशों की डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो नीति। तो स्टूडेंट, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। वे जानते थे कि एकजुट भारत हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसीलिए उन्होंने ये नीति अपनाई। इसके बाद 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार, मुसलमानों के खिलाफ के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, जनगणना और प्रशासन में धर्म आधारित वर्गीकरण। तो स्टूडेंट, 1909 में मोर्ले मुंटे सुधार किया गया, जिसके तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, यानी कि धर्म के आधार पर राजनीति को संस्थागत कर दिया गया था। अब जो हमारा सेकंड आता है वो हमारा था आर्थिक व सामाजिक असमानता। तो अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक व सामाजिक असमानता की। तो इसमें हम बात करें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच शिक्षा, नौकरी और व्यापार में असमानता। तो स्टूडेंट, शिक्षा और नौकरियों में असमानता बढ़ी। हिंदू मुस्लिम व्यापारिक प्रतिद्वंदता को धार्मिक रूप दे दिया गया। नेताओं ने इन असमानताओं को धार्मिक पहचान से जोड़कर भड़काया। तो स्टूडेंट, नेताओं ने इन असमानताओं को भड़काने का काम भी किया। तो यही थे हमारे आर्थिक व सामाजिक असमानता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन के बारे में। तो आर्य समाज शुद्धि आंदोलन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, देवबंद, अलीगढ़ आंदोलन, इनसे सांप्रदायिक चेतना और गहरी हुई। तो स्टूडेंट, आर्य समाज शुद्धि आंदोलन, हिंदू महासभा, देवबंद व अलीगढ़ आंदोलन, इन सभी ने सामाजिक सुधार के साथ साथ धार्मिक पहचान को भी मजबूत किया। पर जब पहचान राजनीति से जुड़ गई, तब एकता की जगह अलगाव ने भी जन्म लिया। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अलग अलग रास्ता। तो इसमें हम देखें तो कांग्रेस राष्ट्रीय एकता की बात करती रही, परंतु उसके नेतृत्व में हिंदू प्रभुत्व का आरोप,
तो स्टूडेंट कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता की बात करी, पर लीग को लगा कि जो कांग्रेस है उस पर हिंदू प्रभुत्व है, और यह जो अविश्वास था, ये अविश्वास धीरे धीरे दीवार बन गया, जो कि बाद में विभाजन की लकीर भी बनी। तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग उठाई। तो यही था हमारे कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अलग अलग रास्ता। तो स्टूडेंट यही थे हमारी कुछ सांप्रदायिकता के कारण जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सांप्रदायिकता के विकास की अवस्थाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो सांप्रदायिकता है उसका विकास किस तरीके से हुआ। तो देखते हैं कि सांप्रदायिकता ने कैसे धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाई, राजनीति से समाज तक और अंततः फिर राष्ट्र तक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे प्रारंभिक दौर की। प्रारंभिक दौर जो था हमारा वो हमारा 1885 से 1905 तक चला। तो इसमें कांग्रेस की स्थापना 1885, मुस्लिम अभिजात वर्ग की शंकाएं, कांग्रेस हिंदू संगठन है। तो स्टूडेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 में हुई। उसके बाद से कुछ मुस्लिम उच्च वर्ग ने सोचा कि जो कांग्रेस है उसमें हिंदू बहुल संगठन है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जो कि हमारी ढाका में हुई थी, और यह था एक सांप्रदायिक राजनीति की एक औपचारिक शुरुआत। तो 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में। तो यही था हमारा प्रारंभिक दौर, जो कि हमारा 1885 से 1905 तक चला। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आया वो हमारा आया 1905 से 1919 का दौर। इसमें स्वदेशी आंदोलन और सांप्रदायिक राजनीति का इसको दौर कहा जाता है। सबसे पहले बंगाल विभाजन 1905, हिंदू मुस्लिम विभाजन 11। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम अलगाव भी गहराने लगा। उसके बाद मुस्लिम लीग की ब्रिटिशों से सहयोग। तो जो लीग था उसने अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि कांग्रेस ने उसका विरोध किया। इसी के बाद कांग्रेस लीग समझौता 1916 का लखनऊ पैक्ट, पहली बार साझा मंच। तो स्टूडेंट 1916 में जो लखनऊ पैक्ट था उसने थोड़ी राहत दी, जहां पर कांग्रेस और लीग एक ही मंच पर आ गए। तो यही था हमारा 1905 से 1919 का समय। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है 1919 से 1930 का समय। तो 1919 से 1930 के समय को हम खिलाफत आंदोलन और उसके असर के रूप में देखते हैं। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन 1919 का समर्थन किया, कुछ समय के लिए हिंदू मुस्लिम एकता। तो स्टूडेंट 1919 में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, ताकि जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो बनी रहे। कुछ सालों के लिए देश में एकता की लहर आई, लेकिन खिलाफत आंदोलन के असफल होने के बाद फिर से जो विभाजन की राजनीति है वो उभरने लगी। तो असफलता के बाद सांप्रदायिक राजनीति फिर से तेज हुई। तो यही था हमारा 1919 से 1930 के बीच का समय। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है 1930 से 1940 के बीच, जिसमें हम अलग पहचान की राजनीति के रूप में इसको देखते हैं। तो 1930 के दशक में मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की बात उठानी शुरू करी। तो स्टूडेंट जब 1937 के चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस की सफलता से जो लीग था वो डरा हुआ था। तो डरे हुए होने के कारण वो हाशिया पर चली जाएगी। जिन्ना ने तब उस समय कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र है, और यहीं से शुरू हुई हमारे टू नेशन थ्योरी की गूंज, यानी कि हमारे द्वि राष्ट्र सिद्धांत की बातें। तो 1937 के प्रांतीय चुनाव कांग्रेस जीती थी, मुस्लिम लीग को निराशा मिली, और लीग ने अपने को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता भी घोषित किया। तो यही था हमारा 1930 से 1940 का समय। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आया वो हमारा 1940 से 47 के बीच का समूह आया, जिसमें दो राष्ट्र सिद्धांत और विभाजन की बात की गई। सबसे पहले जो विभाजन की बात हुई वो 1940 लाहौर प्रस्ताव, अलग पाकिस्तान की मांग। तो स्टूडेंट 1940 के लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग औपचारिक रूप से रखी गई। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में अंग्रेजों ने सांप्रदायिक संगठनों को बढ़ावा दिया। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके दौरान अंग्रेजों ने भी सांप्रदायिक संगठनों को बढ़ावा दिया, और कांग्रेस और लीग में मतभेद बढ़े। अंततः 1947 में भारत का विभाजन हुआ। तो स्टूडेंट आखिरकार 1947 में भारत विभाजित हुआ, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रूप में। तो यही थे हमारे जो विभाजन था, जो हमारी सांप्रदायिकता था, उसका विकास किस तरीके से हुआ, उसके विकास को चरणों को हमने देखा, जिसको हमने 5 चरणों के रूप में देखा अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गांधी जी और सांप्रदायिकता प्रश्न को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं गांधी जी और सांप्रदायिकता प्रश्न को लेकर। तो गांधी जी ने हमेशा से ही कहा है कि धर्म इंसान को जोड़ने का जरिया है, तोड़ने का नहीं। तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को राष्ट्रीय आंदोलनों की आधारशिला माना। उन्होंने सर्वधर्म समभाव पर बल दिया। तो स्टूडेंट जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने सर्वधर्म समभाव पर जोर दिया, साथ साथ
खिलाफत आंदोलन से लेकर ना अखाली तक उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खुद को झोंक दिया। लेकिन स्टूडेंट जब जिन्ना और मुस्लिम लीग उनकी सोच से असहमत रहे तो कई बार समझौते की कोशिश हुई, पर कोई भी स्थायी समाधान उस समय नहीं मिला। तो मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना गांधी जी की नीतियों से सहमत नहीं थे। कांग्रेस और लीग के बीच समझौते की कई कोशिशें किए गए, जैसे कि कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन, लेकिन ये जो सभी तरीके थे, जो समझौते थे, ये सभी असफल रहे। तो स्टूडेंट यही था हमारा गांधी जी और सांप्रदायिक प्रश्न। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था सांप्रदायिकता के परिणाम को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं सांप्रदायिकता के परिणाम के बारे में। तो स्टूडेंट जो सांप्रदायिकता के परिणाम है वे बहुत ही दुखद देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने आज़ादी की खुशी को खून और आंसुओं से भर दिया हो उसको हम दुखद रूप में ही देखना पसंद करेंगे। तो इसमें राष्ट्रीय आंदोलन की एकता कमजोर हुई, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन की एकता थी वो टूट गई। हिंदू मुस्लिम संबंध तनावपूर्ण हुए, तो हिंदू मुस्लिम संबंध में भी जो खाई थी वो और पार्टी हो गई। इसी के साथ साथ अलग राष्ट्र की मांग मजबूत हुई और अंततः भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण 1947 में हुआ। तो 1947 में विभाजन, दंगे और विस्थापन बहुत चीजें हमें देखने को मिली। लाखों लोग इस समय मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए और यह भारत की आज़ादी की सबसे बड़ी त्रासदी भी देखी जाती है। तो यही थे हमारे सांप्रदायिकता के परिणाम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता औपनिवेशिक नीतियों, सामाजिक आर्थिक विषमता और नेताओं की असफलता का परिणाम थी। तो स्टूडेंट जो सांप्रदायिकता है उसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा को घायल किया। ब्रिटिश नीति, सामाजिक असमानता और नेताओं की असफलता, इन सब ने मिलकर भारत की एकता को चुनौती दी। तो कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता की कोशिश की, लेकिन सांप्रदायिक राजनीति को रोक नहीं सकी। इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग को जन समर्थन में बदला और अंततः सांप्रदायिकता ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उपलब्धियों को कमजोर किया और देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। तो स्टूडेंट फिर भी भारत ने इस गांव से उभरकर एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया और हमने इतिहास से सीखा है कि धर्म बांट सकता है लेकिन इंसानियत हमेशा जोड़ती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 5 का क्या पार्ट कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 5 का क्या पार्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर 5 का ही ख पार्ट आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर 5 के ख पार्ट के बारे में। तो जिसमें हम बात करेंगे हमारे दो राष्ट्र सिद्धांत और विभाजन पर हम वार्ता करेंगे। तो स्टूडेंट 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ आई एक नई त्रासदी जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी। एक देश टूटा और दो राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। तो क्यों, कैसे, आइए जानते हैं दो राष्ट्र सिद्धांत और विभाजन की कहानी को। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे स्टूडेंट कि भारत का विभाजन 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं में से एक था। यह केवल राजनीतिक घटना नहीं थी बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव त्रासदी भी थी। तो स्टूडेंट 20वीं सदी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं में से एक था भारत का विभाजन। लेकिन यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना ही नहीं थी, यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव त्रासदी भी थी। तो स्टूडेंट विभाजन का मुख्य कारण था सांप्रदायिक राजनीति का उदय, मुस्लिम लीग के अलग राष्ट्र की मांग और ब्रिटिशों की नीतियां। तो हजारों सालों से साथ रहने वाले लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से अलग अलग कर दिए गए। इस विभाजन के पीछे था सांप्रदायिक राजनीति का उभार, मुस्लिम लीग के अलग राष्ट्र की मांग और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करी नीति। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विभाजन के कारण को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं विभाजन के कारण के बारे में। तो स्टूडेंट भारत का जो विभाजन है वो एक दिन में ही नहीं हुआ, यह दशकों की नीतियों, अविश्वास और सत्ता संघर्ष का एक परिणाम था। आइए इसके प्रमुख कारणों को समझे, जिसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे औपनिवेशिक नीतियों के बारे में। तो ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो नीति। तो स्टूडेंट अंग्रेजों ने 1858 के बाद से डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो राज करो नीति अपनाई। जनगणनाओं में लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटा गया। इसी के साथ साथ 1909 के सुधारों से अलग निर्वाचन क्षेत्र। तो 1909 के मौल्य मिंटो सुधारों ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए, जिससे कि सांप्रदायिकता को संस्थागत मान्यता भी मिल गई। तो सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला इन सब से।
तो यही थी हमारी औपनिवेशिक नीतियाँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है मुस्लिम लीग और दो राष्ट्र सिद्धांत के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग और द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में। तो 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। तो स्टूडेंट 1906 में बनी हमारी मुस्लिम लीग जो थी, उसका उद्देश्य शुरुआत में मुस्लिम हितों की रक्षा था, पर धीरे धीरे उसका स्वरूप राजनीतिक होता गया। उसके बाद 1940 में लाहौर प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग। तो स्टूडेंट 1904 के जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें जो लीग के नेता थे अली जिन्ना, उन्होंने घोषणा करी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र है, उनका धर्म, संस्कृति, इतिहास और पहचान अलग अलग है। तो इसीलिए उनको जो राष्ट्र है उनको भी अलग अलग प्रदान कर दिया जाए। तो यही था दो राष्ट्र सिद्धांत, जिसने कि भारत के विभाजन की नींव रखी। तो यही था हमारा मुस्लिम लीग और दो राष्ट्र सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद। तो अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेद के बारे में। तो स्टूडेंट कांग्रेस सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता पर बल देती रही। तो स्टूडेंट जो कांग्रेस थी उसने सर्वधर्म समभाव की बात करती थी, पर लीग को लगता था कि कांग्रेस पर हिंदू प्रभुत्व है। तो लीग का आरोप था कांग्रेस में हिंदू बहुमत का प्रभुत्व है। समझौते की कई कोशिश हुए, कैबिनेट मिशन, शिमला सम्मेलन विफल। तो स्टूडेंट कई बार समझौते की कोशिश हुई, जैसे कि कैबिनेट मिशन जो कि हमारा 1946 में हुआ, शिमला सम्मेलन जो कि हमारा 1945 में हुआ। लेकिन जो हर बार दोनों पक्ष थे वे एकमत नहीं हो पाए और ये सारे समझौते विफल हो गए, ये सफल नहीं हो पाए। तो यही था हमारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है द्वितीय विश्व युद्ध और ब्रिटिश राजनीति को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड और ब्रिटिश राजनीति के बारे में। तो युद्ध 1939 से 45 ने ब्रिटेन को कमजोर किया। ब्रिटिश जल्दी भारत छोड़ना चाहते थे, लेकिन सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सांप्रदायिक आधार पर की गई। तो स्टूडेंट 1939 में शुरू हुआ हमारा विश्व युद्ध, उसने ब्रिटेन को कमजोर कर दिया और ब्रिटिश सरकार भारत से जल्द निकलना चाहती थी, लेकिन जो सत्ता हस्तांतरण का तरीका था वो उनको ढूंढना था। इसी के लिए उन्होंने धर्म और राजनीति में बटे भारत में ब्रिटिशों ने वही पुरानी चाल चली, छोड़ो भी तो बांट कर छोड़ो। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था विभाजन की प्रक्रिया को लेकर। तब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, जो विभाजन है वो किस तरीके से हुआ, किन प्रक्रिया में हुआ। तो अब हम पहुंचते हैं 1946 से 47 की उस घड़ी पर जहां भारत का भविष्य तय हो रहा था। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो एकीकृत भारत का प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकारा, लीग ने अस्वीकारा। तो स्टूडेंट ब्रिटेन ने एक संयुक्त भारत का प्रस्ताव दिया जहां राज्यों को संघीय ढांचा मिलेगा। कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया, पर जो मुस्लिम लीग थी उसने इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि लीग को अब एक अलग राष्ट्र चाहिए था। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सीधी कार्रवाई दिवस, जिसे हम 16 अगस्त 1946 के नाम से भी जानते हैं। इसमें मुस्लिम लीग का आह्वान हुआ, सांप्रदायिक दंगे भड़के, हजारों मौतें हुई। तो स्टूडेंट जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का एक ऐलान किया, सीधी कार्रवाई दिवस का एक ऐलान किया, जो कि 16 अगस्त 1946 में हुई। और इसका नतीजा यही हुआ कि जो कलकत्ता था उसमें दंगे भड़क उठे, हजारों लोग मारे गए और हिंदू मुस्लिम एकता की अंतिम उम्मीद भी अब बुझ गई थी। तो यही था हमारा सीधी कार्रवाई दिवस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है माउंटबेटन योजना। तो जो हमारा माउंटबेटन योजना है यह हमारा 3 जून 1947 में हुई थी। तो भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा, सत्ता हस्तांतरण की तिथि 15 अगस्त 1947। तो स्टूडेंट ब्रिटिश वायसराय जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने घोषणा करी कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनाए जाएंगे, और फिर 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण की तारीख भी तय कर दी गई। तो यही थी हमारी माउंटबेटन योजना, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो अब हमारा आता है रेड क्लिफ रेखा। तो अब हम बात कर लेते हैं रेड क्लिफ रेखा के बारे में। तो पंजाब और बंगाल का विभाजन, सीमा तय करने में जल्दबाजी, जिससे भारी हिंसा और विस्थापन। तो स्टूडेंट ब्रिटिश अधिकारी सर सिरिल रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की सीमा तय करने का काम दिया गया। बिना लोगों से पूछे कुछ हफ्तों में खींच दी गई यह रेखा लोखा परिवार को लोगों में बट गई। तो यही थी हमारी रेड क्लिफ रेखा। तो यही थे स्टूडेंट हमारे विभाजन की प्रक्रिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विभाजन के परिणाम को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं विभाजन के कुछ परिणामों के बारे में। तो स्टूडेंट जो विभाजन का असर था वो सिर्फ नक्शे पर ही नहीं, लाखों दिलों और जिंदगियों पर भी पड़ा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानवीय त्रासदी की। लगभग 10 से 12 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए,
महिलाओं पर हिंसा और शरणार्थी समस्या। तो स्टूडेंट लगभग 10 से 12 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ से जो ज्यादा लोग थे वे बेघर हो गए। ट्रेनें शरणार्थियों से भरी हुई थी और कई मंजिल तक पहुंचने में बहुत ही लहूलुहान हो गई थी। तो यही थी हमारी मानवीय त्रासदी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं राजनीतिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम में अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन स्टूडेंट इनके सामने कई समस्याएं खड़ी हुई, जैसे कि कश्मीर, पंजाब और बंगाल जैसे मुद्दे आगे लंबे समय तक विवाद का कारण बने। तो स्टूडेंट यही थे हमारे राजनीतिक परिणाम। इसके बाद जो आते हैं नेक्स्ट परिणाम आते हैं वे हमारे आते हैं सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम। सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम में हम देखें तो हिंदू मुस्लिम संबंधों में गहरा अविश्वास, सामुदायिक राजनीति की जड़ें और मजबूत। तो स्टूडेंट हिंदू मुस्लिम रिश्तों में अविश्वास गहरा गया, दोनों ओर संस्कृति और इतिहास के ताने बाने टूट गए, कई कलाकार, लेखक और सामान्य लोग अपने घर परिवार से बिछड़ गए। तो यही थे हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम। तो स्टूडेंट यही थे हमारे विभाजन के परिणाम, जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। और निष्कर्ष में हम बात करेंगे कि भारत का विभाजन एक त्रासदी थी जिसने स्वतंत्रता के उत्सव को खून और आंसुओं से भर दिया। तो स्टूडेंट भारत का जो विभाजन है वो सिर्फ एक राजनीतिक घटना ही नहीं थी, बल्कि वो मानवता की एक गहरी सीख थी। धर्म जब राजनीति बनता है तो इंसानियत की हार जो है वो तय होती है। तो इसके कारण थे सांप्रदायिक राजनीति, मुस्लिम लीग की जिद, ब्रिटिशों की जल्दबाजी और कांग्रेस लीग के बीच समझौते की असफलता। तो स्टूडेंट अंग्रेजों की चाल, नेताओं की असहमति और समाज की फूट, तो इन सब ने मिलकर उस एकता को तोड़ दिया जिसे सदियों ने बनाया था। पर भारत ने उस दर्द से उठकर एक नया संकल्प लिया, धर्मनिरपेक्षता, एकता और मानवता का। तो विभाजन ने यह स्पष्ट किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक एकता की चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर है। तो स्टूडेंट यही थी हमारे भारत के विभाजन की कहानी, जो कि मैंने आपको बता दी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 5 का ख पार्ट भी कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 5 में हमारे टोटल दो ही पार्ट थे, पार्ट क और पार्ट ख, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और इसी के साथ हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारे टोटल 5 ही यूनिट थी, जो कि मैंने आपको बता दी। तो यही थी हमारी 5 यूनिट नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट का सिलेबस, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हो। इसके लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे किसी अदर सब्जेक्ट की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।